हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएस का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस पे आज पूरी क्लास हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है डिजीजेस, और साथ में आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी साथ के साथ लगाते चलेंगे। ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था ह्यूमन बॉडी के बारे में। आज डिजीजेस के बारे में एक क्लास जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में जो जो चीज़ें मेंशन है वो सारी चीज़ें। ठीक है। पहला हम लोग लेंगे इसमें मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा जानलेवा बीमारी है जो कि प्लाज्मा नामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है। यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है। और ये फैलता कैसे है? तो मच्छर से फैलता है। चलिए इसको और आगे डिस्कस करते हैं। वाहक और मलेरिया मादा एनफ्लीज मच्छर, ये आपको नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फीमेल यानी मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब यह मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह पर परजीवी मच्छर को शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो रक्त में प्रज्वलित छोड़ देता है। यानी एक जब ये किसी व्यक्ति को काटता है जो कि बीमार हो, संक्रमित हो, और वहाँ से वो उसका जो ब्लड होता है वो लेके आता है, दूसरा व्यक्ति जो कि एकदम स्वस्थ है, ठीक ठाक है, उसको ये कट करता है यानी काटता है, तो उसके ब्लड के कारण इसके ब्लड में जो यहाँ पे काटता है तो ब्लड इसके अंदर इंजेक्ट होता है, जिसके कारण ये पर्सन, नॉर्मल पर्सन, बीमार हो जाता है और उसको मलेरिया होता है। इसकी खोज करने वाले हैं रोनाल्ड रॉस। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ने ही सबसे पहले इसे साबित किया और वह मलेरिया के द्वारा फैलता है। ये मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, ये भी इन्होंने कहा था सबसे पहले। ठीक है। इस महान खोज को उन्होंने 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उन्हें मेडिकल फील्ड में 902 में उन्हें मेडिकल पुरस्कार दिया गया। आप इसको तारीख को, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए। ठीक है। और उनका जन्म जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है। अब इससे लक्षण क्या होते हैं, सिंबल क्या होता है? इसमें आपको तेज बुखार होता है के साथ, यानी तेज बुखार होना, शरीर में कंपकमी रहना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, पसीना का आना, बुखार का उतरना, अत्यधिक कमजोरी, यानी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है। बुखार अप डाउन होता रहता है, कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसका उपाय क्या है? बहुत पुराने समय में सिनको के पेड़ की छाल, यहाँ पे एक नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सिनको के पेड़ की छाल का उपयोग करके मलेरिया की दवा बनाई जाती थी। आधुनिक विधि पिछले छाल को उबालकर पाउडर बनाया जाता था। अब इससे कुनेन नामक दवा बनाई जाती है। पहले भी उस छाल को उबाल के दवाई बनाई जाती थी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, वो भी उसी छाल का मटेरियल का यूज करके आपके लिए दवाई बनाती है। ठीक है। ये नाम है कुनैन। ठीक है। इसका बचाव क्या हो सकता है? आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छरों को ठहरने ना दे जिससे वो अंडे ना दे पाए। पानी के बर्तन को और कुपियों उसको साफ रखें। गड्ढे में पानी न भरने दें, उसमें तेल का छिड़काव करते रहे जिससे ऑक्सीजन रुक जाती है और मच्छर लार्वा लार्वा से मर जाते हैं। ठीक है। और मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए पानी में। मछलियों डालकर, ये मछलियाँ यानी मछलियाँ डाल के रखे जो रुके हुए पानी है वहाँ पे, उसके कारण क्या होगा, मछलियाँ उन अंडे को खा जाया करेगी। बेसिकली आपको मच्छर को किसी भी तरीके से पनपने नहीं देना है। जो जहाँ पे भी आपको लगता है कि पानी वगैरह इकट्ठा हो रहा है बरसात के टाइम में, वो आप वहाँ पे मिट्टी का तेल छिड़काव करें।
इसके कारण क्या होता है कि इस मिट्टी के तेल के कारण एक परत जम जाती है पानी के ऊपर, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मच्छर के लार्वा जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। चलिए अब इस पे जो इसके बेस पे जो भी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस टाइम में आए हैं और जो आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। चलिए अब उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व आउट करते हैं। जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी से आपके ये सारे क्वेश्चन हैं। चलिए ठीक है, आप देखिए, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया। मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया था, प्रोटोजोआ। यहाँ आप देख लीजिए, पहले ही लाइन में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा होता है? नर एन्थोजोआ, एकेडमी मच्छर और एल्फोलेक्स मच्छर। मादा एनफिलीज, फीमेल एनफिलीज मच्छर ही होता है, मादा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज किस वर्ष में की थी? जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट ईयर, 902। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया के उपचार के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 सिनकोना, नीम, बरगद, पीपल। जैसा कभी मैंने पीछे पढ़ाया था, सिनकोना। खड़े पानी पर मिट्टी के तेल के छिड़काव से मलेरिया के मच्छर क्यों मर जाते हैं? ऑप्शन है मच्छर के तेल की गंध के कारण हो जाता है। तेल पानी को ठंडा कर देता है। तेल मच्छरों को सीधा जहर दे देता है। तेल पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देता है। ऑप्शन डी आपूर्ति रोक देता है। जैसा कि भी मैंने बताया था, जैसे कि ये मानिए ये बकेट है, इसमें पानी है, इसमें मच्छर का लार्वा है। जैसे ही आप इस पर तेल का छिड़काव करेंगे ये पानी के ऊपर एक लेयर बना देगा, जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता और ऑक्सीजन ना जाने के कारण मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो मर जाता है और मच्छर मर जाते हैं। ठीक है। मलेरिया के शरीर में कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? यकृत और लाल रक्त कोशिकाएं, त्वचा, हड्डी, फेफड़े। ऑप्शन 1 आरबीसी, यकृत और लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी कहा जाता है। चलिए ठीक है। कौन सी मछली पानी में मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? शार्क, डॉल्फिन, व्हेल, गबूसिया। आपका सही ऑप्शन है डी, गबूसिया। मलेरिया बुखार की मुख्य पहचान क्या है? ऑप्शन ए ठंड और कपकपी के साथ बुखार होना, शरीर में लाल चकत्ते आना, जुकाम और खांसी, जोरों में असहनीय दर्द होना। इसमें आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए ठंड लगना और आपके बॉडी में कंपन होना। रोनाल्ड रॉस का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? अल्मोड़ा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। किस शहर में? यहाँ पे शहर है तो अल्मोड़ा। अगर ये राज्य होता भारत के किस राज्य में, तो वो होता उत्तराखंड। ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में है, तो आपका ईयर है 1857। ठीक है। 1857 उत्तराखंड स्टेट के अल्मोड़ा शहर में इनका जन्म हुआ था।
मलेरिया की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यानी जो ह्यूमन बीइंग क्या है उसको मलेरिया हुआ है या नहीं, ये चीज़ देखने के लिए कौन सी जांच करते हैं? ईसीजी, एक्सरे, उसके बाद है आपका रक्त की सूक्ष्म जांच यानी ब्लड स्टीम टेस्ट, मूत्र जांच। जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा था पीछे केत्रल यानी रक्त पे, तो इसलिए आपका ब्लड टेस्ट होता है इसमें। चलिए आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर इसके भी क्वेश्चन अभी आगे एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेंगू। डेंगू एक विषाणु जनित वायरल रोग है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। यह को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जड़ें और मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होता है। असहनीय आपको दर्द होगा इस डेंगू में आपको। ठीक है। और जॉइंट्स में पेन होते हैं, ये कुछ लक्षण है, अभी ये सब आगे आपको पढ़ेंगे। वाहक इसमें यानी इसमें मादा एडीन एल्फ्लोज मच्छर के काटने से होता है। एडीन मच्छर आमतौर पर ये दिन के समय में काटता है और ये साफ पानी में अंडे देते हैं। डेंगू का मच्छर दिन के समय में काटेगा और ये साफ पानी में अंडे देता है। यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके सिंबल देखते हैं, लक्षण क्या होता है? तेज बुखार आना, आंखों के पीछे गर्दन दर्द होना, जोड़ों में और मांसपेशियों में गंभीर दर्द होना, त्वचा लाल होना और लाल चकत्ते होना। सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है। इसमें जो है ना आपके बॉडी का प्लेटलेट्स काउंट होता है बहुत तेजी से डाउन होता है। ठीक है। उपचार और बचाव के लिए बात करते हैं तो डेंगू के लिए एक विशेष एंटीवायरल दवा नहीं है, कोई भी इसके लिए दवा नहीं है। इसके लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। रोग के अधिक से अधिक इस समय जो है आपको तरल यानी लिक्विड पदार्थ लेना चाहिए। मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए घरों के आसपास गमलों में, कूलर और टायरों में पानी जमा ना होने दें। यहाँ पे एक लाइन हो जाता है, घरों के आसपास गमलों, क्योंकि इसका साफ पानी में मच्छर पैदा होता था। गमले जो होते हैं वो हमेशा घर में ही रखे हुए होते हैं, घर में या बालकनी में। ठीक है। चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है। डेंगू किस प्रकार का रोग है? वायरल, फंगस, जीवाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित। ये है आपका आएगा ऑप्शन वेल, विषाणु जनित यानी वायरल है। चलिए, डेंगू फैलाने वाले मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या है? नर एडिस, मादा एडिस डिजिस्टे, मादा एनाफिलिस, मादा क्यूरिलेस। इसका ऑप्शन है आपका बी, मादा एडिस इजिटी। कुछ नाम हैं जिसको आपको इंग्लिश में याद करने चाहिए जो कि आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। हिंदी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, और हिंदी में कितनी बार जो होता है इसके कारण आप इंग्लिश में एक ही चीज़ सेंटेंस के एक ही मीनिंग होते हैं, बट हिंदी में जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो कितनी बार उसको कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है। और नाम जो है वो एडिटिव्स रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो कोशिश कीजिए नाम को आप इंग्लिश में ही ध्यान रखें। किस बीमारी में हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है, के नाम से जाना जाता है? टाइफाइड, चिकन पॉक्स, डेंगू, मलेरिया। अभी तो डेंगू। डेंगू मच्छर के काटने का सबसे सामान्य समय कौन सा होता है? सुबह सुबह, दिन के समय, शाम के समय, केवल अधिक रात में। ये दिन के समय में काटता है और साफ पानी में पैदा होता है।
डेंगू बुखार के दौरान रक्त के किस घटक में भारी कमी हो जाती है? WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको, प्लेटलेट्स इसमें काउंट कम हो जाता है और बहुत तेज़ी से डाउन होता है। डेंगू मच्छर एडिस अंडे देने कहाँ देना पसंद करती है? बहती हुई नदियों में, ठहरे हुए साफ पानी में, खड़ी समुद्री पानी में, गंदे नाले के पानी में। तो ये हमेशा साफ पानी में हो गया आपका, वो भी ठहरे हुए साफ पानी में देना पसंद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा डेंगू का एक विशिष्ट लक्षण है? जोरों में सूजन, अत्यधिक खांसी, भूख का बहुत अधिक लगना, आंखों के पीछे दर्द होना। आंखों के पीछे दर्द होना। ठीक है। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग का कौन सी सलाह देनी चाहिए? दिन में खिड़कियों को खुले रखें, केवल ठंडी चीज़ें खाएं, नंगे पांव चलें, आसपास पानी जमा ना होने दें। क्योंकि इसमें मच्छर का है तो आसपास पानी जमा ना होने दें। एडिस मच्छर की पहचान कौन सी की जा सकती है? कैसे की जा सकती है? इसे शरीर पर सफ़ेद चिकित्सा या धारी जैसी होती है, इसके पंख नहीं होते, यह आकार में मक्खी जैसी बड़ी होती है, इसका रंग हरा होता है। आपका ऑप्शन ए होगा, इसके शरीर में सफ़ेद चिकित्सित धारियाँ होती है और इसके पैर सफ़ेद होते हैं और काले रंग की धारियाँ होती है। ठीक है। डेंगू के मरीज आमतौर पर कैसे आहार लेने की सलाह दी जाती है? तरल पदार्थ और हाइड्रोटेड डेक्स, और उसके बाद होगा केवल मिठाई, तले हुए और मसालेदार भोजन, कठोर और कच्चा मांस। आपका होगा पहला, यानी लिक्विड लेना है, हाइड्रोजेट ड्रिंक्स यानी लिक्विड आपको लेना है, इसमें जितना ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि आपका जूस हो गया, नारियल पानी हो गया। ठीक हो गया। चलिए अब ये आपका न्यू टॉपिक है, एनीमिया। एनीमिया वह स्थिति है जब शरीर में रक्त यानी हीमोग्लोबिन कोशिकाएं की कमी यानी हीमोग्लोबिन की आपकी बॉडी में कमी होती है, तो आपका एनीमिया होता है। जैसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं खून की कमी होना। एनीमिया जो है, यानी इसके एनीमिया आयरन लोह की कमी के कारण होता है। इसमें शरीर में विटामिन B12 और फिलोट्स की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी होती है। ठीक है। इसके कारण इसका लक्षण देख लेते हैं। जैसे शरीर कमजोर, जल्दी थकान महसूस होना, एग्रेशन में कमी आना, यानी आप बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास यानी ग्रोथ में असर पड़ना, त्वचा और आंखें पीले होना, ये सारे सिम्टम हैं आपके एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन बॉडी में कम होता है तब। ठीक है। उपचार और आहार। आहार आयरन से भरपूर भोजन आपको करना है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आयरन हो, आपको वो खाना खाना है। NCERT के अनुसार प्रयुक्त यानी जैसे गुड़ हो गया, आंवला हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, डॉक्टर की सलाह पर आयरन की गोली लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको NCERT बेस्ड हैं। आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं सब NCERT से ही बुक्स लिए गए हैं। ठीक है। चलिए फिर इससे इस बेस पे एनीमिया के क्वेश्चन कर लेते हैं। एनीमिया रोग मुख्य रूप से रक्त के किस कमी के कारण होता है? आयोडीन, विटामिन C, हीमोग्लोबिन और आयरन, हो गया कैल्शियम। आपका ऑप्शन जाएगा हीमोग्लोबिन और आयरन। NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार एनीमिया पीड़ित बच्चों को इनमें से कौन सी खाद्य पदार्थ की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए हो गया आपका, हो गया चावल, चीनी, शहद, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, नींबू, संतरा, केला, दूध, अंडा, मछली।
आपका ऑप्शन जाएगा बी, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जी, पालक। ठीक है। एक समान स्वस्थ वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? 5 से 7 ग्राम, 8 से 10 ग्राम, 18 से 22 ग्राम या 12 से 16 ग्राम। ऑप्शन डी 12 से 16 ग्राम। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करवाया था विद डिटेल, एज वगैरह के फैक्टर के साथ मैंने आपको बताया था। लास्ट क्लास जाके देखिए इसको। एनीमिया होने पर बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, उसकी नींद कम आती है, शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और वह वजन बढ़ जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए शरीर को किस खनिज की आवश्यकता होती है? आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। आयरन। एनीमिया की जांच के लिए अस्पताल में कौन सा परीक्षण टेस्ट किया जाता है? ईसीजी, एमआरआई, एक्सरे, ब्लड टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको ब्लड और विटामिन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें ब्लड टेस्ट होगा। हीमोग्लोबिन ब्लड से रिलेटेड बात है, विटामिन B12 की बात होती है, तो ब्लड टेस्ट ही होगा तभी पता चलेगा। इनमें से कौन सा लक्षण एनीमिया के ओर संकेत करता है? तेज भूख लगना, चेहरे और त्वचा का रंग पीला पड़ना। ऑप्शन सी है हड्डियों में कट कट की आवाज़ आना। ऑप्शन डी है बहुत अधिक पसीना आना। आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन बी, चेहरे या त्वचा में पीलापन आना। ऑप्शन नंबर 8 की क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भोजन में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए किस विटामिन का सेवन किया जाता है? विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया। इसमें आपको ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी बच्चे की रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 8 ग्राम हो यानी है, तो उस क्या कहा जाएगा? ये पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसे मधुमेह है, वह एनीमिया है, या वह केवल बुखार है? बताइए। उसे एनीमिया है, क्योंकि अभी मैंने आपने लास्ट क्लास में जाके देखिए बच्चों को, और पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक अड्डा के छात्र को जल्दी थकान होता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो डॉक्टर उसे कौन सी दवा दे सकता है? दर्द निवारक दवा, आयरन और फ्लोरिक एसिड की गोलियां, एंटीबायोटिक या कैल्शियम की गोलियां। उसे आयरन और फ्लोरिक एसिड की गोलियां। चलिए अगला टॉपिक अब देखते हैं। अगला टॉपिक है पोलियो। पोलियो का पूरा नाम है पोलीरोमाइड याटिक्स, पोलीरोमाइड एटिक्स, और ये एक विषाणु जनित है संक्रमित रोग है, और ये पोलियो वायरस फैलता है। ठीक है। ये वायरस शरीर में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और व्यक्ति विकलांग यानी फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है। यह मुख्य रूप से 5 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करता है। 5 वर्ष से कम के जो एज के बच्चे होते हैं उनको। ये दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से फैलता है। ये व, ये वायरल व्यक्ति के अंत में पनपता है। यहाँ पे एक वर्ड है आंत में,
और ये दूसरा दूषित पानी और दूषित भोजन, ये दोनों ही लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा यहाँ पे एज वाला फैक्टर, और किस पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है, एज से भी आपका क्वेश्चन रहता ही है यहाँ। इन्हें सबसे पहले पोलियो का टीका की खोज की थी, ठीक है, वो हैं आपके जोनस साल्फ। इन्होंने सबसे पहले पोलियो के टीका की खोज की थी। और अल्बर्ट साविन जो हैं, इन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, यह मुंह में दो दो बूंद की खोज की थी। जो टैगलाइन नहीं था, 2 बूंद जिंदगी की, जो 2 बूंद वाली दवाई पिलाई जाती है, उसकी खोज इन्होंने की थी, अल्बर्ट सावेटाइन ने। भारत में यह अभियान 1995 में शुरू किया गया। नारा 2 बूंद जिंदगी की। WHO ने घोषित किया कि 27 मार्च 2014 को भारत आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? 27 मार्च 2014 को भारत को, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड इस पर जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो रोग निम्नलिखित में से कौन सा कारक होता है? कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, विषाणु होता है, या जीवाणु होता है? ऑप्शन सी, विषाणु। पोलियो वायरस मुख्य रूप से शरीर के किस तंत्र पर प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या पाचन तंत्र? ये आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के इंजेक्शन वाले टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, अल्बर्ट साविज, और जोनास साल्फ, और एडवर्ड जर्नल? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पल्स पोलियो अभियान के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन कितने बूंद पिलाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पे 2 बूंद, 1 बूंद, आधा चम्मच, या 5 बूंद। आपको पता ही पोलियो की टैगलाइन है, 2 बूंद जिंदगी की। चलिए आगे देखिए। WHO ने किस वर्ष कहा था कि भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया है? अभी मैंने आपको बताया था, 2020, 1995, 2000, 2014। 2014 को कहा था। पोलियो वायरस मुख्य रूप से किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए दूषित जल और भोजन से, ऑप्शन बी सीधे संपर्क में छूने से, हवा के माध्यम से, ऑप्शन डी है मच्छर के काटने से। ये आपका फैलता है दूषित जल और भोजन से। भारत में पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1975, 2005, 1995, 1947? ऑप्शन सी, 1995, 1995 को ये आपका शुरू हुआ था। और OPV की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अल्बर्ट साविज, और रॉबर्ट कोच, एल्बर्ट फ्लोसिन, और जोनस साफ्ट? यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। पोलियो वायरस मानव शरीर के किस अंग में अपनी संख्या बढ़ाता है? आंत में, और त्वचा की कोशिका में, फेफड़ों में, किडनी में? ये है, इसका ऑप्शन है आंत में, ठीक है। वायरस मुंह के जरिए शरीर में जाता है और आंतों के अपनी संख्या बढ़ाकर रक्त के जरिए तंत्रिका तंत्र को पहुंच के उसको पूरा का पूरा ख़त्म करता है। पहले ये आपका मुंह से नीचे एंटर होगा ये, फिर यहाँ से ये धीरे धीरे करके ऊपर जाके
जो आपका न्यूरो सिस्टम्स हैं उसमें असर करता है। पोलियो के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह केवल आनुवांशिक है। ऑप्शन बी, इसका कोई इलाज नहीं है, केवल बचाव संभव है। ऑप्शन सी, यह संक्रामक नहीं है। ऑप्शन डी, यह बुजुर्गों में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसका इलाज नहीं है, ये केवल बचाव से संभव है। ठीक है, आप लोग बताइए आपको ये क्लास कैसे लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए जो अभी यहाँ पे अवेलेबल ना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।